Hey एवरीवन, मैं हिना शर्मा अपने मेरे चैनल पर। और आज हम फिर से साथ हैं और हम करेंगे D2+B की। फिर से हम क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि सीरीज चल रही है। D2+B के हम PYQs करने वाले हैं जो भी एग्जाम आपका 28 एंड 29 जुलाई में होने वाला है। उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। PGT कॉमर्स की कर रहे हैं और ये सेम क्वेश्चन है जो 2021 में पूछे गए हैं। कोई MCQ नहीं है, ठीक है। एंड आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कॉमर्स स्ट्रीमएक्स चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन पूछना है कोई भी रिलेटेड कॉमर्स से रिलेटेड तो आप वहां पर पोस्ट कर सकते हैं, जो पॉसिबल होगा। मैक्सिमम सेटिस्फाई आंसर मैं आपको देने की कोशिश करूंगी, ठीक है। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनट्रू। इनको ध्यान से पढ़िए कि आपको ट्रू पूछा है या नॉट ट्रू पूछा है, फॉल्स पूछा है, क्या पूछा है, ठीक है ना। इन from the following statements. पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। A special cell has been set within the rehabilitation of finance division of IDBI to attend the case of sickness of industries. IDBI ने ऐसा एक सेल खोला हुआ है ना, जो अगर सिकनेस है इंडस्ट्रीज को तो अटेंड करता है, हेल्प करता है ना। तो ये अब ट्रू है। नेक्स्ट क्या है। आरबीआई हैज क्लैरिफाइड दैट। आरबीआई ने कहा है कि जो यूनिट सिक है उनको मतलब यूनिट सिक हो सकती है किस बेसिस में, ऑन द विलफुल मिसमैनेजमेंट के बेसिस पर। तो ऐसा नहीं है, ये आपका रॉन्ग आंसर है और यही इसका ट्रू आंसर है। आरबीआई ने इसको हैज नॉट क्लैरिफाइड करके इसका स्टेटमेंट है। एंड आरबीआई इशू suitable guidelines to the bank to determine sources of additional fund need to be financed। हाँ, आरबीआई ऐसी गाइडलाइंस इशू करता है जब बैंक को एक्स्ट्रा फंड की जरूरत होती है, तो ये भी आपका ट्रू होगा। आरबीआई हैज constituted a standing coordination committee to consider issues relating to the coordination between commercial bank and leading institution। हाँ, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए भी आरबीआई हेल्प करता है। तो इसका फॉल्स पूछा है। अनट्रू का मतलब आपका हो गया फॉल्स, तो यही इसका फॉल्स है। एंड थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। देखिए, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो अनट्रू है, क्योंकि आरबीआई has clarified that the units becoming sick on the, ये वाला स्टेटमेंट इसका ट्रू है। इसमें आगे क्या दिया हुआ है इसके बारे में। क्योंकि ये जो सिक होती है ना, यूनिट्स जो सिक होती है वो इकोनॉमिक, जैसे इकोनॉमिक कंडीशन डाउन है ना, कोई इन्फ्लेशन हो गया है या कोई अर्थक्वेक वगैरह आ गया है, तो उसकी वजह से होता है। तो उसको आप इंडस्ट्री को या फिर किसी चीज को, कंपनी को सिक में कंसिडर कर सकते हैं अगर कुछ लॉस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमने दो चीजें पढ़ी, आरबीआई और पढ़ा आईडीबीआई। इनके बारे में बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो आरबीआई क्या है। आरबीआई आपको फर्स्ट है अप्रैल 1935 में स्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। इट वाज एस्टेब्लिश फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ हेल्थ एंड यंग कमीशन की रिकमेंडेशन थी। ये एक इम्पोर्टेंट नाम है। एंड इसका जो एक्ट है वो 1934 में। तो ध्यान रखिएगा, स्टेब्लिशमेंट स्टेब्लिशमेंट और एक्ट अलग अलग है। इनिशियली अ प्राइवेट ओन था, सबसे पहले जब बना था तो प्राइवेट प्राइवेट था, और उसके बाद इसे नेशनलाइज किया गया 1949 में। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। एंड द आरबीआई सेंट्रल ऑफिस जो पहले था कोलकाता, अब वो मुंबई में शिफ्ट हो चुका है 1937 से। तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका क्या होगा, मुंबई है। आईडीबीआई क्या है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया was constituted under the Industrial Development Bank Act 1964 as a development financial institution, as development financial institution इसको खोला गया था। एंड ये केम इनटू बीइंग आया था 1964 में। और इसकी कुछ नोटिफिकेशन का दे रखा है जून 22 1964 में इसकी आई थी, और ये इनेक्ट हुआ जुलाई 1 से, ठीक है। आईडीबीआई और आरबीआई के बारे में बेसिक। और इसका हेडक्वार्टर भी आपका कहाँ है, मुंबई में ही है, महाराष्ट्र मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट प्रेजेंट वर्ल्ड बैंक हैज, कितने मेंबर है वर्ल्ड बैंक के। बैंक के आपके 189 मेंबर्स हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन देख सकते हैं वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड। वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट देता है, टेक्निकल एडवाइस, पॉलिसी सुपरविजन थ्रू डेवलपिंग कंट्रीज। ये ध्यान रखने की चीज है, किसको देता है, डेवलपिंग कंट्रीज को। वर्ल्ड बैंक एम टू रिड्यूस पॉवर्टी बाय लैंडिंग मनी। मनी प्रोवाइड करते हैं किसमें, जिससे कि पॉवर्टी रिड्यूस हो सके। कहाँ पर, जहाँ गवर्नमेंट ऑफ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज है। इट वर्क इन द वेरियस एरिया पर, डेवलपमेंट में, फाइनेंशियल प्रोडक्ट, टेक्निकल असिस्टेंट, नॉलेज शेयरिंग में करता है। उसका एस्टेब्लिशमेंट तो बहुत है, जुलाई 7 1944 में हुआ था। और आपको पता होगा अगर 1944 में एक ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, है ना। उसके ट्विंस, उसमें दो ट्विंस का जन्म हुआ, जो एक आपका था आईबीआरडी और दूसरा था आईएमएफ, ठीक है।
इन दोनों को ट्विन्स कहते हैं क्योंकि ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के आउटकम्स थे। क्या थे? आउटकम्स थे। आईबीआरडी ही बाद में वर्ल्ड बैंक बन गया। आईएमएफ अभी भी एज आईएमएफ वर्क कर रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे भी है तो इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। ठीक है, आप नेक्स्ट देखिए, द गोल्ड स्टैंडर्ड वाज फाउंडेशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम। इंटरनेशनल एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, वर्ल्ड वॉर के समय क्या हुआ था, इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम का जो बेस था ना वो गोल्ड बना दिया गया था। उसका रीजन पूछा है व्हाई, बिकॉज, क्यों पूछा, क्यों बना दिया था, क्योंकि द गोल्ड हर जगह अवेलेबल था ऐसा नहीं है। तो गोल्ड could easily be carried, उसको कैरी कर सकते हैं। द करेंसी ऑफ कंट्री could was freely convertible into गोल्ड, मतलब करेंसी को गोल्ड में कन्वर्ट करना अवेलेबल था, मतलब कर सकते थे। तो गोल्ड इज या फिर गोल्ड ही प्रीसियस है। प्रीसियस तो डायमंड भी है लेकिन गोल्ड में ही उस वक्त गोल्ड को, इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड। करेंसी ऑफ द कंट्री वाज फ्रीली कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड, ऐसा उस वक्त हो रहा था, है ना। इसका करेक्ट आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु सेड द फंड वाज रियली अ बैंक एंड अ बैंक फंड, मतलब फंड ही बैंक है, बैंक ही फंड है, कहा है केनेस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एसडीआर क्या होते हैं। एसडीआर क्रिएटेड बाय आईएमएफ। आपको पता चला कि एसडीआर कौन इशू करता है, आईएमएफ करता है। और यहाँ पर पूछा है हमसे एसडीआर का फुल फॉर्म क्या है। ये एक तरीके से वैसे आपका इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरमेंट या इंटरनेशनल बिजनेस में भी जा सकता है, लेकिन मैंने इसे यही रखा है क्योंकि थोड़ा सा ऐसी इंस्टीट्यूट है जो बैंकिंग में भी हेल्प करती है। तो ये आपका है स्पेशल ड्रॉइंग राइट, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे पता होनी चाहिए बेसिक। स्पेशल ड्रॉइंग राइट क्या है, आर्टिफिशियल करेंसी है आईएमएफ की, है ना। और इसकी जो वैल्यू ऑफ एसडीआर होती है, इसमें 5 बास्केट ऑफ 5 करेंसीज होती है। एसडीआर जो बनेगा इन्हीं 5 करेंसीज से में कोई अपना हिस्सा देता है, तो इन्हीं कंट्रीज में ये मतलब यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज, चाइनीज की जो करेंसी है जापानीज येन एंड द ब्रिटिश पाउंड। ठीक है, ये होता है। अब एसडीआर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड द बेसिस फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट रेट चार्ज द मेंबर कंट्रीज व्हेन दे बोरो फ्रॉम आईएमएफ। मतलब जो भी कंट्रीज आईएमएफ की मेंबर होती है ना, जो अपना कंट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ सब्सक्रिप्शन टाइप देती है, वो इन्हीं 5 करेंसीज में देती है और उसी से उनका एसडीआर बनता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स बनते हैं। तो आईएमएफ जब अपने मेंबर्स को बोरो करते हैं ना, तो डिपेंड करता है कि एसडीआर का क्या इंटरेस्ट रेट है। तो जब आईएमएफ लोन देगा तो उसके अकॉर्डिंग ही वो इंटरेस्ट रेट लेगा, मतलब ज्यादा ही लेगा। एसडीआर एलोकेटेड बेस्ड ऑन द कोटा अमाउंट ऑफ ईच कंट्री, ईच मेंबर कंट्री ने कितना कंट्रीब्यूट करा है उसी हिसाब से उनके एसडीआर राइट्स होते हैं। एसडीआर कैन बी यूज फॉर करेंसी एक्सचेंज, लोन पेमेंट, पेमेंट ऑफ लोन इंटरेस्ट एंड अदर ऑब्लिगेशन, प्लेज और टू पे इंक्रीज इन द कोटा अमाउंट। और इसको पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। किसको पेपर गोल्ड कहा जा रहा है, एसडीआर को। ठीक है ना, एसडीआर। तो आईएमएफ के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। आईएमएफ वाज एस्टैब्लिश इन जुलाई 1944, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जुलाई 1944 में ही एस्टैब्लिश हुआ था, क्योंकि 1944 में आपको क्या आया था, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें आईएमएफ इंटर मॉनेटरी फंड सिस्टम ये मैनेज करना था उनको, और वर्ल्ड वॉर सेकंड ही है। लेकिन आईएमएफ इफेक्ट में कब आया, 1955 में इफेक्ट आया था। ऑपरेशन इसमें कब शुरू हुए, अपने 1947 में। ऐसे ही जो आपका आईबीआरडी है, जैसे आप वर्ल्ड बैंक आएंगे, 1944 में स्टेब्लिश हुआ था, लेकिन 1946 में इसके ऑपरेशन शुरू हुए थे। और ये क्वेश्चन ऑपरेशंस वाला के, ऑपरेशंस कब शुरू हुए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ईएमआरएस का पेपर हुआ था 2023 में, पीजीटी कॉमर्स का, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, ऑपरेशंस का। तो ये ध्यान रखने की चीज है क्योंकि इधर उधर से ही क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, इधर उधर के पेपर से। अब देखिए आरबीआई क्या है। आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, कब हुआ था, 1949 में। अभी जो हमने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा था उसमें ही लिखा हुआ था। एक्ट है इसका 1934। ठीक है, चालू हुआ इसने वर्क करना 1935, स्टैब्लिशमेंट कहेंगे। और पहले प्राइवेटली ओन था, फिर नेशनलाइज हो गया तो कब हुआ, 1939 में। और इसका हेडक्वार्टर क्या है, हेडक्वार्टर अभी है मुंबई में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कुछ बेसिक चीज इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, स्टैब्लिशमेंट 1935। हिल्टन यंग कमीशन का नाम आप ध्यान रख सकते हैं। एक्ट 1935, लीगल फ्रेमवर्क, प्रोवाइड लीगल फ्रेम, जो एक्ट है वो लीगल फ्रेमवर्क देता है। ठीक है, विच विच फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय आरबीआई फ्रॉम द फॉलोइंग। फंक्शंस बताने हैं आरबीआई के। आरबीआई के क्या फंक्शंस हैं, नोट इशू करता है, बैंकर, गवर्नमेंट का बैंक है, बैंकर्स का बैंक है, ये भी आप लिख सकते हैं, है ना, बैंकर्स का बैंक है।
कंट्रोल ओवर स्टॉक एक्सचेंज ये नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज की बात जहां आती है वहां सेबी का नाम आता है, और सेबी के बारे में अभी आगे क्वेश्चंस में आप पढ़ेंगे, तो अभी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व का कस्टोडियन भी कौन है? आरबीआई है, तो ये ट्रू है। देखिए ये फंक्शंस दिए हुए हैं। अभी कहीं क्वेश्चन मैंने देखा था, कहीं पे पूछा हुआ था कि इस कौन सा फंक्शन के बारे में पूछा था, और वहां पर डेवलपमेंटल रोल पूछा हुआ था कि है या नहीं, तो डेवलपमेंट रोल भी होता है, और पूछा था कि डेवलपमेंट, हाँ, डेवलपमेंट रोल में क्या करता है, आरबीआई का क्या रोल है डेवलपमेंट रोल में, तो इसमें है सेम लाइन दी हुई थी, सेम यही लाइन की आई हुई थी, शायद सी का पेपर है, और डी ट्रिपल एस बी का ही कोई पेपर था, दूसरा वाला जैसे मेल फीमेल वाले दो होते हैं, सेम लाइन पूछी हुई थी। डेवलपमेंट में डेवलपमेंट रोल क्या है आरबीआई का, तो इसमें यही लाइन सेम बताइए, मैंने आरबीआई से ही उठाया है, आरबीआई की वेबसाइट से ही ये पेज लिया है जो पूरा दे रखा है, इसमें ये वाला था, परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ प्रमोशनल फंक्शन टू सपोर्ट नेशनल ऑब्जेक्टिव, सेम लाइन दी हुई थी, है ना। तो बाकी आप ये वाली लाइनें भी पढ़ सकते हैं, क्या पता जब ये वाली लाइन आएगी तो बाकी भी आ सकती है। मतलब आप किसी भी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एनबीएस, केबीएस, यूपी पीजीटी, इन सब के क्वेश्चंस भी आपको एक बार गो थ्रू हो लेने चाहिए। बाकी अगर आपको देखने हैं यूपी पीजीटी या टीजीटी के कुछ पेपर्स, तो वो मेरे चैनल पर हैं, आप देख सकते हैं, एक बार स्पीड उसकी बढ़ा के गो थ्रू हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इधर उधर से ही रिपीट होते हैं, सिलेबस सबका सेम होता है। और आपको अगर पता हो कि डी ट्रिपल एस बी का कोई ऐसा ऑफिशियल सिलेबस नहीं दे रखा है डी ट्रिपल एस बी वालों ने, तो हम ये पेपर पूरा करने के बाद सिलेबस भी डिस्कस करेंगे इस पेपर के बेसिस पे, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं ये वाला, आइडेंटिफाई विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग सेबी, सेबी के एक्ट से नॉट ट्रू हो जाए, नॉट ट्रू का मतलब फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट पूछी है। इट एस्टैब्लिश अ नेशनल वाइड trading facility of for all type of securities. It regulates security market. It promotes efficient services by broker merchant. It protect the national interest of investor. इसमें से कौन सा नहीं है? इसमें से ये नहीं है, ठीक है ना। ये सारे इसके काम है, पर ये नेशनल वाइड ट्रेडिंग फैसिलिटी ऑफ ऑल टाइप को ये नहीं देता है। बाकी चीजें इसी की रिलेटेड है, स्टेटमेंट एसबीआई से भी करता है। अब ये कौन करता है जो नेशनल, जो भी दिया हुआ है, ये आपका करता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, is a leading stock exchange in India that allow people all over the country to trade securities of all type. यही स्टेटमेंट इसमें दी हुई है ना। It was incorporated in 1992 and start working its operations in 1994. तो ये ध्यान रखना है, 1992 में ये आपका स्टेब्लिश हो गया था, ऑपरेशन इसके 1994 में शुरू हुए। और जो सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज है, सेबी है आपका, जब ये हुआ था ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था, और अप्रैल 12 1988 में ये आया है, तो ये डेट याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच स्टैट्यूटरी अथॉरिटी रेगुलेट द मनी एंड द क्रेडिट सप्लाई ऑफ कमर्शियल बैंक। अभी देखिए कमर्शियल बैंकिंग से पता चल रहा है कमर्शियल बैंक का सब कुछ करता धरता आरबीआई है, ठीक है ना। तो इससे अलग तो कहीं जाना ही नहीं है बैंकिंग के लिए। अगला देखिए, कंसीडर सम इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज, मार्क द करेक्ट वन, कौन सी पॉलिसीज है। अब देखिए अगर आपको पता हो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी आपकी बैंकिंग की पॉलिसी होती है ना, तो ये तो सभी ने पढ़ी होंगी, लेकिन इसके अलावा भी और पॉलिसीज भी हो सकती है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी होती है एक इकोनॉमिक में, एक मतलब अर्थव्यवस्था में, तो इसका आंसर ऑल होगा आपको। और कौन सी होती है इसके अलावा होती है, तो कौन सी होती है उनका भी आप नाम एक बार देख लीजिए, कि फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी, ट्रेडिंग, फॉरेन ट्रेडिंग पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, लेबर पॉलिसी एंड एग्रीकल्चरल पॉलिसी। इसके अलावा मैंने अकाउंट्स के भी बहुत सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं डी ट्रिपल एस बी के जो आए हैं, आप उनको देख सकते हैं एक बार, इतने डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप नए हैं तो शायद आपको लगेगा कि हाँ आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन आपने अगर सारा सिलेबस पढ़ा हुआ है तो आपको बहुत इजी लगेंगे, और आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे, है ना। सेबी स्टैंड्स फॉर, मतलब सेबी की फुल फॉर्म पूछी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ, ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। अब देखिए फंक्शंस ऑफ सेबी भी पढ़ लेते हैं, है ना, फंक्शंस ऑफ सेबी भी देख लेते हैं, जब सारा कुछ इतना कुछ सेबी का देखा है, तो सेबी के मेन तीन फंक्शन है, रेगुलेटरी फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन और प्रोटेक्टिव फंक्शन। तो रेगुलेटरी फंक्शन में क्या है, रेगुलेट क्या करते हैं, टू रजिस्टर एजेंट एंड ब्रोकर्स, टू नोटिफाई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ securities market, levying penalties and fee for contravening rules and orders, penalty भी चार्ज करता है, और unfair fraudulent practices से भी प्रिवेंट करता है, बचाता है, ठीक है। डेवलपमेंट में क्या करता है, रजिस्टर्ड एजेंट, नोटिफाई रूल्स, इसमें ये सेम ही दे दिया है। एंड प्रोटेक्टिव में क्या है, टू
टू प्रिवेंट इनसाइडर ट्रेडिंग एक इम्पोर्टेंट कीवर्ड है जो आपको पता होना चाहिए इसका क्या मतलब होता है, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और यूजीसी में तो काफी होता ही है। अभी करेंगे डिस्कस टू प्रमोट फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस टू एजुकेट इन्वेस्टर, ये सब प्रोटेक्टिव है। टू इन्वेस्टर को सेव करें, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना फ्रॉड से, ऐसा इसका प्रोटेक्टिव है। और इनसाइड ट्रेडिंग में दिया हुआ है इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या होता है, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, जब कोई स्टॉक एक्सचेंज में कोई एम्प्लॉय है ना, कोई एम्प्लॉय और उसका कोई फ्रेंड है या कोई रिलेटिव है जिसने मार्केट में पैसे लगाए हुए हैं, तो ये जो इनसाइडर एम्प्लॉय है, मिस्टर ए का नाम रख लेते हैं, इसने क्या करा, इसको अंदर का बात पता चल गई कि शेयर्स के प्राइस बढ़ने वाले हैं या घटने वाले हैं, और इसने मार्केट में वो बात आने से पहले अपने उस फ्रेंड और रिलेटिव को बता दी, तो उसके बेसिस पे ये लोग क्या करेंगे, अपनी एक्टिविटीज चालू कर देंगे। इन्हें लगेगा कि अगर रेट डाउन होने वाले हैं तो ये सेल आउट कर देंगे, और लगेगा कि रेट्स बढ़ने वाले हैं तो ये फ्यूचर में सेल आउट करने का सोचेंगे। तो इनसाइड अंदर की बात जब इन्हें पता चल जाती है पहले से ही, तो उसे इनसाइड ट्रेडिंग कहते हैं, और इसको सेबी रोकने की कोशिश करता है। इसमें बहुत पेनल्टीज, और ये पता चल जाए तो ये भी और ये लोग भी, इनको काफी पेनल्टीज और इनके साथ होता है, ठीक है ना, इनको मतलब ऐसे लोगों को रोका जाता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाती है। ठीक है, बैंकिंग के इतने ही क्वेश्चन थे जो आपके ध्यान दीजिएगा, क्योंकि डी ट्रिपल एस भी पीजीटी के पेपर में आते हैं। वैसे तो मैं इनको जैसे मेन पार्ट्स अगर हम बात करें, अकाउंट्स, आपका बिजनेस मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स, अगर 11 12 की बुक्स आप देखें तो सिर्फ ये तीन तीन टॉपिक है, सिर्फ तो नहीं कहूंगी, काफी कुछ है इनमें। लेकिन जो बिजनेस है, बिजनेस में आगे जाके आपको मार्केटिंग भी मिलेगा, है ना, बिजनेस में क्या मिलेगा, मार्केटिंग भी है, इंटरनेशनल बिजनेस भी है, इंटरनेशनल बिजनेस भी है, और आपका लीगल एक्सपेक्ट भी है, जैसे कि यूजीसी में होता है। इनके भी कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो 11 12 की बुक्स में नहीं है ना, तो वो भी मैंने अलग से उनका पोर्शन बनाया हुआ है, तो धीरे धीरे करके उनकी भी वीडियोस में बनाऊंगी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, और आपको पसंद आता है तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, आपको नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए, मार्केटिंग पे चाहिए, इंटरनेशनल बिजनेस पे चाहिए, इकोनॉमिक्स पे चाहिए। इकोनॉमिक्स के ज्यादा क्वेश्चन थे नहीं, लेकिन और देखेंगे, क्योंकि और पेपर से ही कुछ क्वेश्चन उठाऊंगी। एक पेपर अभी जो मैं देख रही हूँ 2021 का, उसमें 5 6 क्वेश्चन ऐसे इकोनॉमिक्स के, है ना। तो किसी और पेपर में देखेंगे कि कितने और हैं, दूसरा पेपर करेंगे, या फिर मैंने कराया हुआ है मेल वाला, तो आप उसको देख सकते हैं कि मेल वाला मैंने पूरा पेपर सब्जेक्ट में अलग अलग डिवाइड ना करके पूरा क्वेश्चन पेपर 2 3 पार्ट्स में कराया हुआ है, तो आप उसे भी मेरे चैनल पे देख सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और मैंने एनसीआर, जिसे नहीं पता हो तो एनसीआरटी के भी एक्सप्लेनेशंस मैंने कराए हुए हैं, जिसको जरूरत हो वो कर सकता है, जिसने अभी कोई पढ़ाई नहीं करी है। डी प्लस बी के एग्जाम के लिए एनसीआरटी से ही शुरुआत करूँ, सबसे बेस्ट, कि एनसीआरटी से आई थिंक आधे से ज्यादा पेपर आता है। तो एनसीआरटी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, और आपको दिक्कत होगी पेपर में, है ना, कहीं ना कहीं। तो एनसीआरटी एक बेस्ट सोर्स है कोई भी पीजीटी एग्जाम देने के लिए, मेरे हिसाब से, जैसा कि मैंने अभी एनालाइज किया है, यूपी पीजीटी का, टीजीटी का, डी ट्रिपल एस बी का, ज्यादातर एनसीआरटी से ही आता है। थैंक यू क्लास।